नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। इलेक्शन कमीशन पर बहुत लंबे समय से ये आरोप लग रहा है कि वो वोट चोरी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया इंडिया गठबंधन ने। बावजूद इसके लोगों को हैरानी थी कि बहुमत में इंडिया गठबंधन क्यों नहीं। महज 20-25 सीटों का ही अंतर रह गया था, अन्यथा कहानी कुछ और होती। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली तीन चुनाव हुए और तीनों ही जगह, तीन में से कम 2 जगह ऐसा परिणाम आया जो किसी के गले उतर नहीं रहा था। ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, सब कुछ धराशायी हो गया और एकदम सबकी सोच से अलग परिणाम आया। और जब महाराष्ट्र में ये कहानी आई, उस समय से इंडिया गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस, और उसमें भी अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, वहां से उन्होंने अपना विरोध शुरू किया। और आज इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो कहा था वो एटम बम फोड़ दिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी मतदाता 1,250,000 वोटों की चोरी सिर्फ एक विधानसभा में, ये राहुल गांधी ने बताया। और उन्होंने जो कुछ भी जानकारी दी उस संबंध में हम सवाल विस्तृत जानकारी के लिए मैंने आमंत्रित किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी को। और ये पूरी कहानी मैं उन्हीं के मुंह से सुनना चाहता हूं। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप मुझे और मेरे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करेंगे जो आज राहुल गांधी ने खुलासा किया है उसके बारे में। देखिए, जनता स्तब्ध थी 2024 के परिणामों के बाद भी, जो पूरे देश में ये बयार थी कि बदलाव जरूर होगा। हालांकि जो परिणाम आए, जनता में एक आत्मविश्वास भी जगा कि अगर एकजुट होके भाजपा के खिलाफ हम वोटिंग करेंगे तो जीता जा सकता है। उससे पहले निराशा थी कि वोट किसी को देते हैं, पब्लिक की राय थी, ये पब्लिक बोलती थी वोट किसी को दीजिए, जाता तो भाजपा को है। इस निराशा से जनता तो उभरी, परंतु सरकार नहीं बन पाई। बहुमत से दूर भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है कि दल के लोग अपना दल का नेता चुनते हैं, उसके बाद सरकार बनती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दल को धता बताते हुए, किनारे करते हुए सीधे सीधे अपने गठबंधन की बैठक बुलाई। जी। भाजपा के वो नेता नहीं चुने गए, उन्होंने एनडीए का नेता अपने आप को चुनवा लिया। अभी कल भी उन्होंने, आज भी उन्होंने एनडीए की ही बैठक बुलाई है जिसमें कि अमेरिका को जवाब देने की कोशिश की है। नहीं, चलिए, वो तो सरकार जब एनडीए की है तो एनडीए की बैठक बुला सकते हैं, लेकिन जो संवैधानिक मर्यादा थी वो ये था कि दल का नेता पहले चुना जाएगा, उसके बाद फिर घटक दलों के साथ बातचीत चर्चा होती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, आप पीछे 14 और 19 में देख लीजिए कि पहले इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता चुना और उसके बाद इन्होंने गठबंधन में अपने आप को प्रपोज किया और ये प्रधानमंत्री बने। ये बहरहाल इस बात परंपरा भी रही है कि भारतीय लोकतंत्र का जो सेटअप है उसमें ये रहता भी है कि पहले सांसद हो या विधायक हो, वो अपनी उनकी बैठक होती है, संसदीय दल की बैठक होती है और उस बैठक में अपना नेता संसदीय नहीं, दल वही मैं कह रहा हूँ, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं।
जो संसदीय दल की बैठक होती है या विधानमंडल दल की बैठक होती है वो दलगत होती है, उस पार्टी विशेष की होती है। लेकिन संवैधानिक परंपरा और संवैधानिक मर्यादा को तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय दल की बजाय एनडीए की बैठक बुलाई और उसमें अपने आप को नेता चुनवाया। उनको ये भरोसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी में उनको नेता चुना जाएगा। ये बड़ा सवाल है। उसके बाद अगर बात करते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की, बहुत सारे सेंट्रल फोर्सेस में हमारे मित्र हैं, हमारे जुड़े हुए लोगों के परिजन हैं। मैंने जिनसे भी बात की उस चुनाव के दौरान, जब उनकी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए वहाँ ड्यूटी लगी, तो उन्होंने कहा भाई साहब एक व्यक्ति भी ये नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप है कांग्रेस का। अब आप इस बात को समझिए कि जब क्लीन स्वीप कांग्रेस को मिल रहा है, अचानक से बहुत मार्जिनल वोटों से चीजें बदल कैसे जाती हैं, तो ये शंका पैदा करती हैं। चाहे वो ओपिनियन पोल हो, चाहे वो जनता का पोल हो, जनता का मूड हो, जनता के विचार हो, जनता से जो भी पत्रकार मिले, जो पूछा, सबने भाजपा को हराने की बात कही एक तरफा, और अचानक से चीजें बदल गई। अब राहुल गांधी जी ने भी इसका जिक्र बल्कि किया है। चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी एंड गोदी मीडिया एंड उनके जो भी सबॉर्डिनेट हैं, जो भी लोग हैं, वो एक जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, जीत को जस्टिफाई करने लगते हैं। उसका एक प्रमाण मैं बताता हूं। एक ऑनलाइन समाचार पत्र जो कि प्रतिष्ठित, नाम लेना ठीक नहीं है, प्रतिष्ठित दैनिक पत्र है, उसका चुनाव के 2 दिन पहले हरियाणा में बोला कि 164 बैठकें आरएसएस ने की, और अचानक से जीत के बाद उसी समाचार पत्र का एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा कि 16,000 बैठकें की आरएसएस ने। अब ये डिफरेंस जो आया वो ये बताता है कि उनको पहले वो जो रिपोर्ट थी वो उन्होंने वो प्रकाशित की, बाद में उनके ऊपर दबाव बनाया गया और वो जीत को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा गया कि इतने बैठकें आरएसएस ने की। अब 16,000 बैठकों को करने में समय तो लगता है, और कोई भी छोटे से छोटा संगठन, नॉन रिलायबल संगठन भी अगर 16,000 बैठक 1 महीने में कर देगा, 15-20 दिन में कर देगा, तो वो पूरे प्रदेश में हंगामा मच जाएगा, हल्ला मच जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वो जीत को जस्टिफाई करने का तरीका था। विपक्ष के बहुत सारे नेता जो कांग्रेस के विरोधी भी हैं, कुछ लोग तो कांग्रेस को ही तोड़कर अपनी पार्टी बनाए हैं, वो लोग भी उस जीत में कांग्रेस के अहंकार पे चर्चा करके सत्ताधारी भाजपा के उस फेक जीत, जो वोट चोरी करके जीत मिली थी, उसको जस्टिफाई, परोक्ष रूप से जस्टिफाई करने लगे। हमने इस बात को उठाया भी था कि कम से कम आपको प्रशासनिक दुरुपयोग, वोटिंग में धांधली, काउंटिंग में धांधली, इन सब चीजों पे बात करनी चाहिए, जिससे भाजपा का जो सिस्टम है उस पर जो सवाल खड़ा होगा तो जनता अवेयर होगी। अब आगे आ जाते हैं। जो राहुल गांधी जी ने आज खुलासा किया है उसमें चीजें कैसी हैं। 5 टाइप के वोट चोरी हुई है, 5 टाइप से। जो 1,02,50 वोटों की बात हुई है, उसमें जो डुप्लीकेट वोट है वो 11,965 हैं। वो डुप्लीकेट कैसे हैं कि वो एक ही विधानसभा में अलग अलग पोलिंग बूथ पे कई बार है, 3 बार, 4 बार, 5 बार है। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि एक स्टेट में, एक जिले में, एक ही विधानसभा में अगर इतने वोट हैं, मीन्स अलग-अलग इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है। इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज्ड है। कहीं ना कहीं वो इन चीजों को नजरअंदाज करता है। ये नेग्लिजेंस का मामला है। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। लेकिन एक चीज बताइए वैभव जी, ये भी तो संभव है कि मान लीजिए कि आज अजय चतुर्वेदी यहाँ रह रहे हैं, ए मोहल्ला में किराए पर कहीं रह रहे हैं, वहां से उन्होंने अपना एक जब भी मतदाता सूची बनी उसमें अपना नाम एक बार डलवाया और उसके बाद उन्होंने मकान बदल दिया।
दूसरे मोहल्ले में चले गए, तीसरे मोहल्ले में चले। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस तरह से मकान बदलते रहते हैं। एक मिनट सवाल, तो ये भी संभव है कि हम जहां जहां गए अपना नाम तो मतदाता सूची में डलवाया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम इसके पहले यहाँ के मतदाता रहे हैं, तो नहीं, उससे भी तो हो सकता है मैं कि समझ 2-3 गया जगह। आपकी बात को। मैं आपको ये बताता हूँ, किसी भी स्टेट में अगर आपका वोट 2 जगह है तो डुप्लीकेट, जो इलेक्शन कमीशन का एक मैकेनिज्म है कि डुप्लीकेट वोटर वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो सॉफ्ट डेटा है जी, जी। उसमें वो डुप्लीकेसी को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक। और जब वो मामला एक ही जिले के एक ही विधानसभा का हो वो तो और आसान है। ठीक। ऐसा नहीं होगा कि हर महीने हमने वो शिफ्ट किया और हर महीने हर मोहल्ले में एक वोट बनवा लिया। और बनवा लिया तो जब मतदाता सूची प्रकाशित होती है उससे पहले बीएलओ होता है, वो वेरीफाई करता है। तो जब वो वहां जाएगा एड्रेस पे तो वो देखेगा, वहां नहीं होगा तो वो उसको काटेगा। यही तो काम है इलेक्शन कमीशन का। तो मतलब इलेक्शन कमीशन ने सही से काम नहीं किया, यही सवाल है। मतदाता का विश्वास चुनाव आयोग पर नहीं बन रहा है, वो संदेह पैदा करता है, ऐसे डुप्लीकेट वोट होते हैं तब। इसमें बहुत सारे उदाहरण भी हैं। दूसरा, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस। बहुत सारे ऐसे वोटर्स जो हमने सर्वे किए, राहुल गांधी जी ने बताया कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जब हमने रिजल्ट देखे तो हमने डिमांड की कि वोटर लिस्ट दीजिए, सीसीटीवी फुटेज दीजिए, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए। हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा बावजूद इसके ना ही रिकाउंटिंग हुई ना ही डेटा दिया। तो डेटा क्यों नहीं दे रहे थे, उसके पीछे एक रीजन था। जो मशीन से रीडेबल डेटा है उस डेटा को तुरंत आप चेक कर सकते हैं, मशीन है। हमको करीब 40 लोगों को लगाना पड़ा और वो 6 महीने तक लगातार उस पर काम किए, तब 1 बाय 1 बाय नेम, बाय फोटो, बाय एड्रेस हमने वोटर वेरीफाई किए, तब ये डेटा निकल के आया है। जो 1 लाख, एक लोकसभा और एक विधानसभा की ये बात हो रही है, उसमें 1,250,000 वोटर अलग अलग तरीके से फर्जी हैं, जो कि वोटों की चोरी हुई है। और ये इसके लिए सीधे सीधे चुनाव आयोग जिम्मेदार है। वो डाटा डेटा पे मैं कह रहा हूं, डुप्लीकेट 11,965, फेक एड्रेस या इनवैलिड एड्रेस, एड्रेस में 0 लिखा है, 0 एड्रेस पे 40,009 लोग, 40,000 लोग 0 एड्रेस पे रहते हैं। यानी या तो वो मंगल पे रहते हैं, उनका कोई एड्रेस ही नहीं है, और जब उनको ढूंढा गया तो वो मिले भी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनका एड्रेस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये तीसरा, बल्क वोटर इन 1 एड्रेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 BHK फ्लैट में, 1 बेडरूम के घर में 50 लोग रहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। एक कमरे में 50 लोग कैसे रहते हैं? ये बड़ा सवाल है। इसी में एक जगह मिला कि 68 वोटर एक एड्रेस पे रजिस्टर्ड हैं, जो कि एक कमर्शियल प्लेस है और वहां कोई रहता नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? ये चुनाव आयोग जो कर रहा है, सीधे सीधे कहें कि वोटों की चोरी हो रही है और चुनाव आयोग आंख मूंद के बैठा है। जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी कंप्रोमाइज्ड है, उसका ये प्रमाण है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा। ये ऐसे बल्क वोटर एक एड्रेस पे जो पाए गए, 25, 50, 100 वोटर जो हैं एक छोटे से कमरे में, वो ऐसे वोटर पाए गए 10,452। इनवैलिड फोटो, बिना फोटो के वोटर हैं, या फिर इतना छोटा है जो आप देख के पहचान ही नहीं सकते, और इन लोगों ने वोट किया है। ऐसे वोटर हैं 4,132। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 जब मतदाता रजिस्टर होता है, नया मतदाता,
जब वो रजिस्टर होता है तो फॉर्म 6 भर के अपने एड्रेस प्रूफ का देता है कि मैं 18 साल से ऊपर का हूं, मुझे रजिस्टर किया जाए। ऐसे वोटर हैं 33,692 और ऐसे फॉर्म 6 का उपयोग करके जो वोटर बने हैं, हैरान रहेंगे आप, उनका एज क्या है? 60 साल, 90 साल, 95 साल, मतलब वो पहली बार वोटर बने हैं। कैसे? ये 5 कैटेगरी का चीजें ये दिखी। अब इसके लिए हमको 40-50 आदमी लगाने पड़े। 6 महीने लगातार काम करने पे ये चीजें मिली। अगर चुनाव आयोग इस डेटा को, मशीन रीडेबल डेटा को दे देता तो ये कितनी देर का काम था? कुछ घंटों का, कुछ मिनटों का। तो अब समझ आता है कि चुनाव आयोग ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से क्यों मना कर रहा था, क्योंकि ये सब चोरियां उसकी नॉलेज में थी और ये सब चीजें पकड़ी जाती। और ये सब तब भी पुख्ता हुआ था जब चुनाव आयोग ने 45 दिन की जगह 2 दिन में ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। चुनाव आयोग ऐसे काम कर रहा है जैसे चुनाव आयोग खुद ये जानता है और सब छिपाना चाहता है। तो अगर चुनाव आयोग के पास नैतिकता होती, निष्पक्ष चुनाव चाहता, कंप्रोमाइज नहीं होता, तो वो डेटा क्यों नहीं देता? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 45 दिनों के भीतर जो नंबर 2 और नंबर 3 के कंटेस्टेंट हैं, हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो अगर रिकाउंटिंग चाहते हैं तो उसका सारा खर्चा वो जमा करेंगे और रिकाउंटिंग होगी। हरियाणा में ऐसे कई जगह पे लोगों ने अपने आवेदन किए, लेकिन महाराष्ट्र में तो पब्लिक खुद जो है वो चुनाव कराना चाह रही थी, तो वहां पे उन्होंने रिकाउंटिंग होने नहीं दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना चुनाव आयोग ने की। महाराष्ट्र की जो बात आप कह रहे थे, वो क्या बाड़ी थी, गांव का नाम मैं मिस कर रहा हूं। वहां पे लोगों ने कहा कि इस गांव में कोई भाजपा को वोट ही नहीं किया और उस सबने कांग्रेस को वोट किया और उस गांव में एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिला। ये कैसे पॉसिबल? तो वहां के लोगों ने एक पूरा डेमो सेटअप तैयार किया और कहा कि हम वोटिंग करेंगे और हम यहां का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जब यहां सब कांग्रेस को वोट देने वाले हैं तो कांग्रेस को सिंगल वोट भी नहीं मिला। और उसके बाद क्या रहा रवैया राज्य सरकार? कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, लेकिन उसका वोट कम मिले थे और जो मार्जिन था वो भी कम था। उसके बावजूद, जीतने के बावजूद, उस प्रत्याशी ने भी ये कहा था कि हम जो हमको वोट मिला है वो पर्याप्त नहीं है, हमको इससे ज्यादा वोट मिलने की अपेक्षा थी। नहीं, पब्लिक मतदाताओं ने भी यही कहा था। उसके आधार पर तार्किक रूप से जो बातें होती हैं कि मेरी जो बात है कि हमको इससे ज्यादा वोट मिलना था, हमारी अपेक्षाएं थी, लोगों का सपोर्ट था, वो चीजें आप कह सकते हैं कि नहीं ऐसा वो अपने मन से कह रहे हैं। लेकिन तर्क ये है कि जिस गांव में सभी कांग्रेस को वोट कर रहे हैं वहां कांग्रेस को 0 वोट कैसे मिला? ये बड़ा सवाल है। जिस लोकसभा में, महाराष्ट्र के लोकसभा में कांग्रेस जीतती है, उसी सेम एक ही साथ महाराष्ट्र लोकसभा की उस सीट का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, उसकी 5 सीटों पर लोकसभा में वो जीतता है और विधानसभा में हार जाता है। कैसे? दूसरी चीज, ये जो माहौल बनाया जाता है, भाजपा के लोगों ने में और गोदी मीडिया ने भी बहुत सारा माहौल बनाया कि देश में मोदी और प्रदेश में फला 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 फला। ये जो एक नरेशन गढ़ा जाता है वो भी वहां फेल होता है कि लोकसभा में मैं बहुत से नैरेटिव तय किए जाते हैं, उसको चलाए भी जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में ही आया, लाडली बहना करके आया, तमाम सारी योजनाएं भी। देखिए, मैं इस बात को बोल दूंगा आपको कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको चुनाव आयोग ने नजरअंदाज किया है। जैसे आपने लाडली बहन योजना की बात की, लाड़की महाराष्ट्र में, लाड़की लाडली मध्य प्रदेश। तो लाड़की बहन योजना में 3 महीने का जो 3 बार का
इंस्टॉलमेंट था वो एक बार में एडवांस पे कर दिया। जी जी जी। और उसके बाद जैसे ही सरकार बनी तो महाराष्ट्र सरकार ने उसमें से लाखों लाभार्थियों को कहा कि ये पात्र नहीं है। हाँ, तो ये जो सरकारी राजस्व का अपव्यय हुआ चुनाव को देखते हुए, इस पे चुनाव आयोग की नजर क्यों नहीं पड़ रही है? हरियाणा चुनाव के दिन सिंगल डे में पोलिंग हुई थी और जिस दिन लोग पोलिंग की लाइन में खड़े थे, वोट करने जा रहे थे, उस दिन लोगों के मोबाइल में मैसेज आता है कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिला। क्या ये लोगों को मतलब एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं ही दिया है चुनाव। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात से आपकी याद आया मुझे कि एक तरफ जहां बैलेट ये जो पोस्टल सॉरी जी, जो चुनावी चंदा की बात है, हाँ, एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड, एक तरफ भाजपा को बल्क में मिलते जा रहे हैं और जब वो दे रहा है उसके आगे या पीछे उसको बड़े बड़े टेंडर अलॉट हो रहे हैं या उसके खिलाफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। सुनिए मैं कंप्लीट कर रहा हूं और उसके बाद क्लीन चिट मिल जाती है। ऐसी चीजें हो रही हैं। वहीं जब लोकसभा का चुनाव है, एक 10 लाख रुपए के मामले के लिए हजारों करोड़ रुपए की पेनाल्टी की बात कर दी जाती है और कांग्रेस का जो चुनाव का जो उसका खाता है उसको सीज कर दिया जाता है। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? वो कार्रवाई चुनाव से पहले या चुनाव के बाद हो सकती थी। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वो ये इंश्योर करे कि जितने भी पार्टी जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अब आप इस बात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पे और एक उदाहरण देते हैं। एसवाई कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी, हाथियों की बहुत सारी मूर्तियां लगवाई उन्होंने और यही भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि ये चौराहे पर खड़ी होकर हाथियां बसपा के लिए वोट दे रही है। और चुनाव आयोग का वो जो प्रबंधन था लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कि भाई आपकी आपत्तियों का निस्तारण चुनाव आयोग करेगा, उन्होंने उस पे टाट पट्टी से ढकवाया उसको, कहा कि देखिए चाहे वो हाथियां मांग रही हैं वोट नहीं मांग रही हैं वो अलग मामला है, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष है ये जरूर जनता के बीच संदेश होना चाहिए और ये हमारा काम है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल आपत्ति दर्ज कराता है तो उसका निस्तारण करें। एक चीज आज राहुल गांधी ने खुलासा किया, माने ये खुलासा उसी तरह से है जैसे कि आपका चावल पका है या नहीं है, उस अंदाज में उन्होंने एक विधानसभा की सीट को लेकर के और ये अपेक्षा मैंने अपनी तरफ से ये जताने की कोशिश की है कि ये जो मॉडल है इसी मॉडल से पूरे देश भर में चुनाव में बेईमानी हो रही है। आप सबको याद होगा कि जब महाराष्ट्र के चुनाव के कुछ दिन के बाद एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, राहुल जी थे, इंडिया संजय राउत जी थे और सुप्रिया सूले जी थी, जिसमें बड़े जो चीजें आज राहुल गांधी ने दिखाई हैं, 2-3 चीजों का जो आपने जिक्र किया है, बाकायदे संजय राउत ने कहा था कि कुछ चुनिंदा वोटर्स हैं जो कि पहले कहीं भी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में उन्होंने कहा था कि इसके बाद वो दिल्ली भी चले जाएंगे, दिल्ली के बाद बिहार भी आ जाएंगे, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल भी चले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के एक विधानसभा का उन्होंने ये पूरा डाटा निकाला है। निकाला क्या है, ये चुनाव आयोग से जो मांगा गया था वो जो रॉ डाटा था वो 7 फीट ऊंचाई पर जो उन्होंने वो दिया है उसको छांटने बीनने का काम किया उन्होंने 40-45 लोगों को लगा करके 6 महीने तक।
लेकिन बड़ी चकित करने वाली इसमें भी चीजें आई है ना। एक आदमी कर्नाटक में भी वोट ना, देता है और basically- एक आदमी वाराणसी के कैंट विधानसभा क्षेत्र में भी वोट देता है। बेसिकली मैं ये कहूंगा, वो कोई श्रीवास्तव नाम है उनका, वो कर्नाटक भी वोट कर रहे हैं, लखनऊ में भी वोट कर रहे हैं, बनारस भी कर रहे हैं और महाराष्ट्र में। अब ये देखना होगा कि मैं- जहाँ उन्होंने वोट किया है हर जगह उम्मीदवार श्रीवास्तव तो नहीं था। नहीं ऐसा तो नहीं था, कर्नाटक में श्रीवास्तव नहीं था कैंडिडेट, बट ऐसा जो हो रहा है नहीं, इसलिए ये संभव है। मैंने इसलिए पूछा कि यहाँ तो कैंट विधानसभा क्षेत्र लखनऊ में भी कोई श्रीवास्तव बीजेपी की तरफ से जो है वो सौरभ श्रीवास्तव ही है। लखनऊ में भी आप बता ही रहे हैं कि वैसे ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो वोटर है, मुझे एक बात कहनी पड़ रही है कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। जी। मोदी जी ने रोजगार तो लोगों को नहीं दिया, लेकिन शायद जो उनके भाट मंडली है, भाट दरबारियों की टोली है, जो अंधभक्त जिनको कुछ लोग कहते हैं, मैं उनको भाट दरबारी कहता हूँ, जो बस मोदी जी ने दिन को रात कह दिया तो रात हो गई। भाट दरबारियों की यही बात है। तो इन भाट दरबारियों को पिकनिक वाली, वोट करने वाली एक नौकरी दे दी है कि जहां जहां चुनाव होगा उससे 1 महीने पहले आपका वोट रजिस्टर कर दिया जाएगा और आपको वहां जाना है, रहना खाना सारी व्यवस्था देंगे और वोट करके बस आना है। मैं एक चीज और कहना चाह रहा था, राहुल गांधी जी ने इसका जिक्र भी किया था। महाराष्ट्र में ये बात कही हुई थी, पहले उन्होंने संसद में भी बोली कि जो विधानसभा में पिछले 5 साल में जितने वोटर रजिस्टर हुए हैं, 5 साल में, हाँ, उससे कहीं ज्यादा 5 महीने में रजिस्टर हो जाते हैं। हाउ? अरे इससे भी बड़ी बात उन्होंने उठाई थी और आज भी उन्होंने कही है कि कोई इमेजिन करेगा कि जो 5 महीने में जितने मतदाता बढ़े, 5 साल में उतने मतदाता नहीं बढ़े और मतदाता 1 करोड़ ऐसे मतदाता बढ़ गए, उनको सबको जोड़ लीजिए तो जो महाराष्ट्र की उतनी जनसंख्या नहीं है जितनी की वोटर हो गए। एग्जैक्टली, मतलब पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर हो जाना, ये कैसे पॉसिबल है? दिल्ली में भी एक और मुझे लगता है पिछले महीने एक घटना आई बाहर कि दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है उससे कुछ लाख ज्यादा आधार वहां है। हाउ? ये कैसे हो रहा है? ये जो झोल झाल है। अब मैं एक बुलेट पॉइंट में कहता हूं इस बात को कि चुनाव आयोग को एक लोकसभा, एक विधानसभा का जो ये डेटा दिया गया, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार साथियों के सामने रखा गया है, अगर चुनाव आयोग अपना इलेक्ट्रॉनिक डेटा देता है, शेयर करता है, जो कि उसको देना चाहिए अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए, तो कुछ ही समय में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और पता चलेगा कि देश में जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोटर हैं। एक चीज, अब तो राहुल गांधी जी ने दिल्ली में इसकी घोषणा, खुलासा कर दिया है। कल वो कर्नाटक में जाकर के इन्हीं चीजों का खुलासा करने वाले हैं। इसके बाद अगला चरण क्या होगा कांग्रेस का? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, गरीबों के हक को बचाने के लिए हमेशा से संघर्षरत रही है। और उसी का उदाहरण था कि आज़ादी जो गुलामी 200 साल से था। मैं बस वही, वो हमारे पास समय बहुत कम है। नहीं, मैं बस उसको रिलेट कर रहा हूँ। केवल 1 मिनट का समय हमारे पास है, उसमें हमको कंक्लूड भी करना है, तो हम ज्यादा जानना नहीं, हम ये जानना चाहेंगे कि अगला एक्शन आपका क्या होगा। देखिए, चुनाव आयोग के पास हमने कई अपनी अर्जियां दी, कई जगह जस्टिफिकेशन चाहा, उनसे क्लेरिफिकेशन चाहा, लेकिन चुनाव आयोग जवाबदेही से भागता है। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार जवाबदेही से भागती है, चाहे किसी भी मुद्दे पे, पेट्रोलियम के मुद्दे पे हो, महंगाई के मुद्दे पे हो। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। हर चीज की जवाबदेही से जब मोदी जी भागते हैं, उन्हीं की नकल करके अब चुनाव आयोग भी जवाबदेही से भाग रहा है। हाँ। हम संसद से सड़क तक इसके लिए आंदोलन को तैयार हैं। और मैं आपको बताता हूं कि अगर इस पे चुनाव आयोग, सरकार और बाकी लोग एक्शन नहीं लेते हैं
अगर इस पे कोई निस्तारण नहीं निकलता है तो हम संसद से सड़क तक इस पे आंदोलन करेंगे। आगामी जो वर्ष है कांग्रेस के लिए वो आंदोलन का वर्ष है, संगठन सृजन के बाद आंदोलन, क्योंकि देश की रक्षा, देश के संविधान की रक्षा कांग्रेस का नैतिक दायित्व है। क्या आप इन सारे दस्तावेजों को लेकर के कोर्ट भी जाएंगे? जाहिर सी बात है जाएंगे। अगर चीजें नहीं होंगी तो कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और संसद से सड़क तक भी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि एक अभी तक जो खुलासा हुआ उसमें वोट बढ़ाने की बात हुई, और जो बिहार में होने जा रहा है, जो चल रहा है, वहाँ इसी अनुपात में या इससे कहीं ज्यादा जाकर के वोट काटने की बात आ देखिए रही है। जो और स्थिति यहाँ तक आ गई है, जो इन्होंने दस्तावेज मांगे थे और उसमें एक डाक बाबू का तो बहुत पुराना हो गया, अब तो बाकायदे बिहार में डोनाल्ड ट्रंप का निवास प्रमाण पत्र बन जा रहा है और वो वोटर भी हो जाएंगे। हाँ, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप बिहार में वोटर हो सकते हैं, लेकिन एक आम बिहारी वोटर नहीं हो सकता है। इसी का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रच रही है, चुनाव आयोग रच रहा है। चुनाव आयोग को इस पे आपके सामने क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष दिखने के लिए खुद को साबित करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये जो जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, वो चुनाव आयोग के पाले में है। चुनाव आयोग ये साबित करे कि वो नैतिकतावादी है, निष्पक्ष है, और जो अब तक दिखा है उसमें तो चुनाव आयोग पक्षपाती नजर आ रहा है। चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत गहरा संकट का बादल दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी। अभी आप सब दर्शकों ने वैभव जी को सुना। आप सब ने, मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो प्रोजेक्टर के माध्यम से जो उन्होंने प्रेजेंट किया, जो सारी कहानी उन्होंने बताई, बहुत स्पष्ट रूप से उसमें कहीं कुछ छुपाने लायक कोई चीज़ थी नहीं। राई रत्ती उन्होंने खुलासा कर दिया है। वाकई जो वो कह रहे थे कि वो एटम बम होगा, वो एटम बम है। और अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, निर्णय उसे करना है। एक SIR का मामला अभी उलझा हुआ कोर्ट में है ही, जिसके लिए अभी कल ही जस्टिस सूर्यकांत ने वो सारी डिटेल्स सभी राजनीतिक पार्टियों को देने की बात कही है, निर्देशित किया है चुनाव आयोग को। हालांकि अभी तक उसमें से उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन चुनाव आयोग कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा, उसका कोई लक्षण, कोई संकेत अभी तक दिखाई नहीं दिया है। निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र और ये जो चुनावी राजनीति है, पिछले जो देखने को आ रहा है और आज जिस तरह से खुलासा हुआ है, जो बार बार वैभव जी ने भी बताया कि शुरुआती दौर में आम मतदाता भी ये मजाक करने लगा था और कई बार तो सीरियसली वो कहने लगा था, और वो वोट देने भी क्यों जाए, यहाँ तक आता था हम क्यों वोट देने के लिए जाएं, जब हम देंगे वोट X को और जाना उसको Y को ही है, तो हम क्यों वोट देने जाएं। जब हमारा वोट सही जगह नहीं जाएगा तो हमको उसको, इससे मतदान प्रतिशत भी उसमें कमी भी आ रही थी। आपने अभी 2024 के इलेक्शन में भी देखा होगा, शुरुआत जो हुई थी वो बहुत नीचे से हुई थी। क्या अब चुनाव आयोग इसे संज्ञान में लेगा? क्योंकि आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में चुनाव आयोग पर इतना बड़ा सवालिया निशान कभी नहीं लगा था, किसी ने नहीं लगाया था। हम सब उम्मीद करते हैं कि भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान और भारत की संवैधानिक संस्थाएं जो संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है उसके अनुसार चलेंगी, और चुनाव आयोग भी अपने कार्यक्षेत्र में, अपनी गतिविधियों में अपेक्षित सुधार लाएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपसे उम्मीद करेंगे कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।